नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत ही संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो ऐसा आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं रहा जिससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा ना गया हो। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक उठाया है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, मौलिक अधिकार का कोई ना कोई टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं टाइम ना गवाते हुए, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हमने इसमें बहुत ही सरल तरीके से, अच्छे तरीके से जोड़ा है, जो आप लोगों को मैं इसी वीडियो में ही याद करा दूंगा। आइए दोस्तों, हम लोग अब शुरू करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार हैं क्या। मौलिक अधिकार हैं क्या, तो ये हमारा संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जो मानव के हितों का संरक्षण करते हैं। क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार जिससे मानव के हितों का संरक्षण होता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, जिसे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। आइए दोस्तों, हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। हमारा ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो लगभग इसमें से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है? भाग 3 में जोड़ा गया है। और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। जब संविधान बना था उस समय हमारे जो मौलिक अधिकार थे, उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु एक जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था, और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति के अधिकार को अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कानूनी अधिकार बना दिया है। क्योंकि जो व्यक्ति कहीं से सरकारी संपत्ति या रेलवे ट्रैक या सड़क जाना होता था, तो वहाँ से सरकार को दिक्कत हो रही थी, लोग मुकदमा कर दे रहे थे, तो उसको फिर सरकार ने कानून बना के उस अधिकार को हटा दिया था। पहले लोग खड़े हो जाते थे कि वो हमारा अधिकार है और हम अपनी ज़मीन देंगे कि नहीं देंगे, मनमर्जी लोग करते थे, इस वजह से उसको अब हटा दिया गया है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्टेप वाइज कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में सबसे पहले हमारा आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या है? बराबरी का अधिकार। बराबरी मतलब हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, सबको, सरकार हो या लोग हों, सब इक्वल बराबर ही देखेंगे। सब सरकार की नज़र में सब बराबर हैं। फिर आता है क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या कहता है कि सभी लोग अपने अपने कार्य करने में या जो चीज़ लीगल हैं वो करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या कहता है? जो भी लीगल कार्य हैं उनको करने में हमारे स्वतंत्र है। स्वतंत्रता इतनी भी नहीं दी गई कि आदमी हथियार लेके घूमे और बोले हमारी ये आज़ादी, और किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं आज़ादी, ये सब आज़ादी नहीं है। इसी वजह से जो समाज में चल रहे हैं वो सब एक तरीके से जो चीज़ हमको अच्छा लगे वही हम दूसरे के प्रति व्यवहार करें, वही हम मौलिक अधिकार हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या है? तीसरा अधिकार है, कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। ये सब के बारे में हम आगे चल के डिटेल से एक एक बताएंगे कि सब के बारे में, कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इनके सब के बारे में हम आगे बताएंगे। फिर क्या है हमारा, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का मतलब हो गया शिक्षा से। कोई भी व्यक्ति हो, अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए मतलब एक अधिकार दिया हुआ है सरकार ने। सरकार ने क्या संविधान में दिया हुआ है, ये हमारे शिक्षा से संबंधित हम लोगों के जो शैक्षणिक कुछ प्रावधान हैं उनके बारे में बताया गया। संवैधानिक उपचारों का
अधिकार। छठा नंबर हमारा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम लोग एक एक पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर सांस्कृतिक स्वतंत्रता, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग इनको एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज में सबसे पहले हमारा आएगा क्या? समता का अधिकार। समता के अधिकार में हम लोग ये हमारे 14 से 18 तक ये अनुच्छेद दिए गए हैं, जिनमें से पहला है हमारा अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता। विधि मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष समता, मतलब कानून सभी के लिए बराबर है। सभी के मतलब कानूनी सहायता जिसको भी मिलेगी वो सबको बराबर मिलेगी। गरीब है या अमीर है, सबको, छोटा है बड़ा है, सब कानून सबके लिए बराबर है। विधि का समता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अनुच्छेद 15 धर्म क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता। जैसे कोई धर्म के बारे में नहीं बोल सकता किसी को, मतलब बुरा भला, जाति के बारे में नहीं बोल सकता भरा बुरा, लिंग मतलब जैसे आदमी जो जेंडर लोग रहते हैं उनको उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। ये सब की अपना अपना किसी की सम्मान में ठेस न पहुंचाने के लिए ये सब इसमें है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमारा आता है लोक नियोजन। अनुच्छेद 16 में क्या बोलता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब जो सरकारें वैकेंसी निकालती हैं या उनमें समानता है, सभी को मतलब समान रूप से देखा जाएगा। ये नहीं कि किसी को कम ले लिया, किसी को ज़्यादा ले लिया। मगर इसमें क्या है कि जो आदमी को छूट दे रखा है, एससी को अलग छूट दे रखा है, एसटी को अलग छूट दे रखा है, ओबीसी को छूट दे रखा है अब 10%। तो छूट का जो प्रावधान है इसी लोक नियोजन, क्योंकि जो पहले के लोग थे तो कुछ वर्ग गरीब था, कुछ लोग अमीर था, तो सबको बराबर करने के लिए ये आरक्षण इसमें लगा दिया गया है। आरक्षण इसी वजह से लगाया गया है कि उन लोगों को पहले बराबर कर दिया था, तो हर साल 10 वर्ष के लगे, मतलब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। वैसे कंटिन्यू जब से लगा है तब से ये चल रहा है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का। 17 नंबर क्या है? अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था, एक दूसरे के लोग, मतलब लोग जो जैसे छोटे वर्ग की जाति रहती थी उनसे लोग पानी नहीं पीता था, उनसे बहुत दुर्व्यवहार करता था। तो इसी वजह से अनुच्छेद 17 या संविधान इजाज़त दे सकता है कि कोई किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। पहले क्या रहता था कि आदमी उपाधियां धारण करता था, जैसे एक दूसरे को उपाधि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सर नायर हुड की उपाधि किसको दी गई थी। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताना। लोग राय बहादुर, ऐसे केवल वो लोग वही काम करते थे, तो उपाधियों का अंत कर दिया था फिर सरकार ने। तो हमारा ये टॉपिक समता वाला ख़त्म हो चुका है। अब समता के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता। हमें क्या क्या स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बारे में हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आता है 19 में क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है खुद की स्वतंत्रता। खुद की स्वतंत्रता में जो 4-5 चीज़ें बताई गई हैं उनमें से बहुत ईजी तरीके से अभी मैं याद करा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में? बोलने की स्वतंत्रता। अगर आपको कहीं पे कोई मार पीट रहा है या कोई आपके साथ शोषण हो रहा है तो उसको आप अपनी बात को बोल सकते हो। कोई भी बात हो, कहीं पे भी अपनी बात को रख सकते हो। ये बोलने की स्वतंत्रता हो गई। अब फिर दूसरा पॉइंट आता है शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ है या किसी बात को मनाना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप एकत्रित हो सकते हैं। ये हमारा संविधान इजाज़त देता है। फिर हम लोग तीसरा पॉइंट क्या आता है? सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे रैलियाँ निकालते हैं, लोग अपने एक दूसरे की बातों को कहते हैं, सुनते हैं, तो वो वही सब इसमें है कि हम लोग संविधान के 19C में हम लोग सभा समूह स्वतंत्रतापूर्वक बना सकते हैं, मगर वो कानून के विरुद्ध ना हो, सरकार कानून के विरुद्ध ना हो और बात अपनी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी नंबर में क्या है? पूरे भारत में आवागमन
की स्वतंत्रता। पूरे भारत में हम लोग कहीं भी घूम टहल सकते हैं, ये हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट नंबर, जब हम पूरे भारत में घूम सकते हैं तो पूरे भारत में हम आजीविका चला सकते हैं, मतलब हम कहीं भी अपना रोजगार चला सकते हैं। ये हमारा 19 का ई बोलता है, 5वां नंबर। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं इनको, एक बार हम लोग फिर इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं। पहले तो हम लोग बोल सकते हैं, फिर शांतिपूर्ण अपनी बात को कह सकते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है तो हम बोल सकते हैं, बोलने के बाद अपनी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को कहने के लिए एकत्रित हो सकते हैं, सभा समूह बना सकते हैं। और पूरे भारत में हम जब हम सभा समूह सब कुछ बना सकते हैं तो पूरे भारत में आवागमन घूम भी सकते हैं। जब घूम सकते हैं तो हम पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में हम आजीविका भी चला सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्वतंत्रता में। स्वतंत्रता में हमारा अनुच्छेद 20 में क्या 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 बोला गया है, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता। अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यदि आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो, उसी के उसमें आपको दिया गया है। एक तो सबसे पहले, अगर आपने कोई अपराध कर दिया है, 20 साल पहले अपराध किया था, फिर मुकदमा चला, तो उस 20 साल पहले मान लो एक आदमी को मारने का था कितना, 10 वर्ष, और फिर 20 साल बाद गुजर गए, मुकदमा चलता रहा, फिर उसका हो गया 20 वर्ष, तो आपको सज़ा उसी टाइम के कानून के समय सज़ा मिलेगी। जब आपने मर्डर किया था तो 10 साल सज़ा थी, तो 10 ही साल होगा। खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसमें 20 के बी में क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, मतलब आप खुद को साबित करने के लिए खुद की गवाही नहीं दे सकते, दूसरा की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा। अगर आपने एक आदमी को मार दिया है तो एक बार आप जेल चले गए तो दोबारा आप उस सज़ा के लिए आप दोबारा जेल नहीं जाओगे। ये हमारा संविधान इजाज़त देता है। ये आप लोगों को तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से समझा देता हूँ। उसी कानून के समय सज़ा जिस समय आपने अपराध किया था, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, दूसरे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी कि हाँ ये दोषी है कि निर्दोषी है, और तीसरा है हमारा अपराध के लिए एक बार सज़ा। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए देख लेते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या मतलब है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। एक तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हमारा 21 है। ये आप लोगों को इस बात को आप लोग बहुत, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पूछा हुआ ज़रूर मिलेगा कि नेक्स्ट है 6 21 का ए में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अनिवार्य है। अभिभावक जो घर वाले हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का उनका कर्तव्य है। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या मतलब है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब हर एक व्यक्ति को जीने का हक है। क्वेश्चन आता है क्या कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विदेशियों के लिए भी लागू होता है, वो कौन सा है, अनुच्छेद 21। आइए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे और इसमें देख लेते हैं 21 के में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर देखते हैं। 22 में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता। ये गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं अगर आप गिरफ्तार हो गए तो सबसे पहले पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आया तो गिरफ्तारी का आप कारण पूछ सकते हैं कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आपको संविधान के तौर पे हक दिया हुआ है। फिर हम लोग 22 का बी में देखते हैं। पुलिस वालों का ये कर्तव्य है कि 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष किसी न किसी न्यायपालिका के समक्ष पेश करे। या नहीं कि वो अपने थाने में थाने में वो कर दिया तो थाने में ही वो है, उसे डीएम एसडीएम या तहसील
ले जाके पेश करना पड़ेगा। फिर 22 के सी में क्या है, मनपसंद कानूनी सलाह या वकील आप कर सकते हैं। आप मान लो किसी केस में फंस गए हैं किसी तरीके से, तो आप मनपसंद कानूनी सलाह अपने मनपसंद का चुन सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध क्या है, सबसे पहला ये हमारा हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव व्यापार, बालात श्रम, बालात मतलब ज़बरदस्ती, श्रम ये यहाँ पे गलत लिख गया, बालात आश्रम हो गया, यहाँ पे श्रम होना चाहिए। तो हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। बालात मतलब बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बंधुआ मजदूरी किसी को नहीं रखा जा सकता, जिसको अपने घर पे ज़बरदस्ती बांध के मतलब रख रखे हो, मारो पीटो और काम कराओ, उसको भी नहीं रखा जाए, हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 से कम वर्ष के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, ये हमारा अनुच्छेद 24 बोलता है। ये तो आप लोग अनुच्छेद 24 14 से कम वर्ष के बच्चों से काम नहीं कराया जाता, ये तो आप लोगों को ऐसे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये हमारा हो गया शोषण के विरुद्ध, ये बहुत ही पूछा जाता है, इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं कराया जा सकता। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब सभी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता है ही है, ये हमारे संविधान में दे रखा है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 25 के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। अनुच्छेद 25 में क्या है, किसी धर्म को मानने, आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रचार भी कर सकते हैं, ये हमारी संवैधानिक तौर पे स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन। धार्मिक प्रबंधन का मतलब क्या है, हम लोग अपने अपने धर्मों के लिए जो हम लोग भागवत गीता रामायण कराते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। कोई भी हम लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रबंधन कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 27 क्या बोलता है, अनुच्छेद 27 संपोषित। संपोषित का अर्थ होता है धार्मिक कार्यों के लिए पैसा देने की स्वतंत्रता। हम मतलब धार्मिक कार्यों के लिए हमारी जो श्रद्धा है, हम वो अपना पैसा दे के उस धर्म को आगे बढ़ाने या प्रचार प्रचार करने की मतलब ये एक तरीके से स्वतंत्रता हमारे संविधान में दे रखी है। फिर हमारा आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा और उपासना में हम उपस्थित भी हो सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत बार जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा, अल्पसंख्यकों के हितों से कौन सा अनुच्छेद रिलेटेड है, तो ये हमारा 29 अनुच्छेद 29 में बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक हमारे भारत में कौन कौन से अल्पसंख्यक आते हैं, बौद्ध, जैन, फारसी, मुस्लिम भी आते हैं। बौद्ध, जैन, सिख, फारसी का तो समझ में आता है, मगर मुस्लिम का नहीं समझ में आता कि ये भी अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मुस्लिम की अच्छी खासी भारत में संख्या है। तो अनुच्छेद 29 आप लोगों को समझ में आ गया, ये बात आप लोग नोट कर लेना एक जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किससे होता है, अनुच्छेद 29 से। फिर अनुच्छेद 30 में क्या है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के हितों अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान में संरक्षण। अल्पसंख्यकों के बारे को जो शिक्षा इच्छा का में थोड़ा राहत दिया गया है, वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। आइए एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधान में संरक्षण दिया गया है।
आइए अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा लास्ट अधिकार है। मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे तो हमारा यही इम्पॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 32, हाँ अनुच्छेद 31 की हम लोग बात करें। अनुच्छेद 31 जो है उसको हमारा रद्द कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। इसको हटा दिया गया था, जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब जोड़ दिया गया किसमें, 300 के का में। इसको 300 के का में इसको विधि का अधिकार बना दिया गया है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। अनुच्छेद 32, उपरोक्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी अपील दायर कर सकते हैं। यदि जितने भी हमारे ये मौलिक अधिकार बताए गए, जितने भी मौलिक अधिकार बताए गए हैं, सब में से किसी में भी अगर आपको लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है तो हम उनमें क्या कर सकते हैं, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी में भी अपील दायर कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि यदि हमारे मतलब उपरोक्त दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसी में भी आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे शोषण हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से आप दायर कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये इतना महत्वपूर्ण है जो अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं दायर करता है। अच्छा हाँ, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करता है, और उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत याचिका दायर करता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी 32 के तहत याचिका दायर करता है। एक तो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा परमादेश हो गया, तीसरा प्रतिषेध हो गया, चौथा उत्प्रेषण हो गया, और पांचवा अधिकार प्रच्छा हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा कौन सा है, परमादेश है, तीसरा कौन है, प्रतिषेध है, चौथा कौन है, उत्प्रेषण है, और पांचवा कौन सा है, अधिकार प्रच्छा। इन पांचों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अभी बना देता। जब कभी टाइम लगेगा तो इनमें मैं क्या करूंगा, इन पांचों के बारे में मैं बता दूंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, और अधिकार प्रच्छा क्या है। तो टाइम इसमें अगर इस वीडियो में मैं बनाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मतलब ये थोड़ा बड़े बताने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। लास्ट जो बचा हुआ है हमारा, लास्ट में एक हमने नोट वाइज डाल दिया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों, जो अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे डायरेक्ट कि भारतीय संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो ये बात आप लोग कहीं पे नोट कर लेना। नोट जैसे मैंने बनाया है वैसे इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग नोट करोगे तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग जुड़े रहिए हमसे, बस जुड़े रहोगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि हाँ मतलब आपका फ़ायदा हुआ है। तो ये हमारा 1 नंबर पॉइंट हो चुका है। भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा बोला है, ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया, आत्मा, या भारतीय संविधान में किसको आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना को। ऐसे आप लोग ये क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, जो आप लोगों को बहुत ही, एक तो इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अनुच्छेद 14 से लेके आपको 30, 31, 32 तक आप लोगों को पता ही चल ही गया होगा। जब हम पढ़ाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाएंगे, एक इम्पोर्टेंट केवल अनुच्छेदों को ढूंढूंगा, नोट्स तैयार करूंगा। तैयार करने के बाद में फिर आप लोगों को मैं
ये अनुच्छेद केवल और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पूरे टोटल अनुच्छेद करा दूंगा, जिससे आपको कहीं भी एग्ज़ाम में उससे बाहर अलग नहीं होगा। आप लोग जुड़े रहना। बहुत जल्द मैं यस के तूफ़ानी करके मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, जब आप लोगों को ये सब सारे के सारे PDF के तौर पे मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, और लाइक कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।